हेलो दोस्तों, वेलकम टू रॉयल आईएएस एकेडमी। रॉयल आईएएस एकेडमी के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम यहाँ पर आपसे डिस्कस करेंगे सोशियोलॉजी के सिलेबस के बारे में, जो मेंस का एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ऑप्शनल सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि उसको सिलेक्ट कौन सा करना है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस पर हमने अपना एक वीडियो बनाया है। और सोशियोलॉजी एक ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो आपको एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिससे आप इसमें मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हो। ऑप्शनल सब्जेक्ट वैसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम इसमें कौन कौन से सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है, उन टॉपिक में से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस खास सब्जेक्ट की खासियत यह है कि हम इसमें आसानी से प्रोडिक्शन कर सकते हैं। हम गेस कर सकते हैं कि इस साल कौन से टॉपिक हमको खास और इम्पोर्टेंट हो सकता है। जैसा कि 2010 के बाद से ही पेपर में जो बदलाव आए हैं, उसके हिसाब से अभी ये है कि हर एक यूनिट में से कोई ना कोई टॉपिक को टच करता है। लेकिन उसके बावजूद इसका यूनिट 4 और यूनिट 9 और 10 भी अगर आप फर्स्ट पेपर में पढ़ लेते हो तो फर्स्ट पेपर में काफ़ी कुछ चीज़ें कवर हो जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आपको दिया गया तो आप सभी टॉपिक्स को पढ़ें, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं सोशियोलॉजी मेंस के सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो, ये आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है मेंस में। तो इस ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पर फर्स्ट जो टॉपिक है वो है, जैसे कि हर एक पेपर में सब्जेक्ट में दो पेपर होते हैं। जो फर्स्ट पेपर जो है वो फंडामेंटल ऑफ सोशियोलॉजी, यानी किसी भी सब्जेक्ट का जो फर्स्ट पेपर होता है उस सब्जेक्ट के अंडरस्टैंडिंग के बारे में है कि वो सब्जेक्ट क्या है, उस सब्जेक्ट में किन चीज़ों को ध्यान रखा गया है और किन किन चीज़ों को पढ़ना चाहिए, उसके पर्सपेक्टिव क्या है, उसकी मैथडोलॉजी क्या है, उसमें कौन कौन से थिंकर ने, कुछ खास थिंकर्स दिए गए थे, उन्होंने स्टडी की है। यानी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है। तो किसी भी सब्जेक्ट की तरह जो फर्स्ट पेपर है, अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट, वो आया कब, क्या है स्कोप, ये सारी चीज़ों के बारे में। ऐसे ही सोशियोलॉजी का फर्स्ट पेपर सेम उसी पर डिपेंडेंट है। सिर्फ फर्स्ट उसमें यूनिट आप देखोगे, इसके टोटल 10 यूनिट्स है फर्स्ट पेपर में, और 10 यूनिट्स है फर्स्ट यूनिट इसकी डिसिप्लिन के बारे में। यानी सोशियोलॉजी आप देखोगे, इट्स अ वेरी न्यू सब्जेक्ट, इज ओनली 180 टू 200 ईयर्स ओल्ड है, ज़्यादा बहुत पुराना सब्जेक्ट नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सोशियोलॉजी किस चीज़ की स्टडी करता है, तो आप कहोगे भाई सोशियोलॉजी सोसाइटी की स्टडी करता है। अब सोसाइटी की बात करें, सोसाइटी इज़ वेरी ओल्ड, जहाँ पर 2-3 लोग मिले सोसाइटी बन गई। लेकिन सोशियोलॉजी जो आप कहोगे कि सोसाइटी की अगर स्टडी करता है, तो एक न्यू सब्जेक्ट क्यों हो सकता है, इतना देर से कैसे लोगों को पता चला? तो यूरोप में ऐसी क्या चीज़ें बदली और क्या ऐसे नया चेंज आया कि यूरोप में एक नए सब्जेक्ट की ज़रूरत सभी को महसूस हुई? अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें, आपने कहा सोसाइटी, तो सोसाइटी की स्टडी करता है। तो अगर सोसाइटी की ये स्टडी करता है, तो बाकी दूसरे ह्यूमन बिहेवियर के सब्जेक्ट फिर किसकी स्टडी करते हैं? जैसे हम बात करें, अगर पॉलिटिकल साइंस किसकी स्टडी करता है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी सोसाइटी। इकोनॉमी किसकी स्टडी करता है, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। हिस्ट्री किसकी, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। फिलोसफी, फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। तो सभी सोसाइटी के एक एस्पेक्ट की तो स्टडी करते हैं, फिर सोशियोलॉजी किसकी स्टडी करेगा, ये भी एक डिबेट है। तो इसकी इमरजेंस हुई कब? और यूरोप में जो है उस पर ही पहला यूनिट डिपेंड है कि मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज, क्या मॉडर्न ऐसे सोशल चेंजेस आए यूरोप में जिसमें सोशियोलॉजी का इमरजेंस हुआ। ये एक साल के गैप में ये क्वेश्चन इस पे बेस पूछता ही है दोस्तों, कि यूरोप में जो पीरियड है, बेसिकली 1400 टू 1800 सेंचुरी के बीच का जो पीरियड काल हम देखेंगे, उस पीरियड को रेनेसांस कहा जाता है। रेनेसांस का मतलब एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है रीबर्थ ऑफ सोसाइटी। यानी 1800 के आसपास आता है तो सोसाइटी में ऐसा क्या नया परिवर्तन हुआ, कहते हैं कि सोसाइटी का ये पुनर्जन्म है, रीबर्थ है, एक नए तरीके से सोसाइटी शुरू हुई। तो क्योंकि उस खास पीरियड में देखेंगे बहुत बड़े बड़े रिवॉल्यूशन हुए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, जिसमें हम कई चीज़ों के बारे में, सेक्युलरिज्म, फिर हम इक्वालिटी की बात, कई और जो है हमने डेमोक्रेसी से कई चीज़ों को सीखा। फिर उसी की तरह से फिर ब्रिटेन में हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फिर सबसे बड़ा साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ, जहाँ लोगों के अंदर रैशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग आई। तो इस तरह से 1800 आज तक आते आते जो सोसाइटी थी पूरी तरह से अलग थी। तो उस समय के जो थिंकर्स थे उनको सोच रहा था कि भाई ये परिवर्तन में चेंजेस आए क्यों, उसकी स्टडी करने के लिए भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और सोशियोलॉजी एक नया सब्जेक्ट है, यानी उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की हम स्टडी इस टॉपिक इस यूनिट में करेंगे।
फिर हम जानेंगे कि इसका स्कोप क्या है इस सब्जेक्ट का, और दूसरे सोशल साइंस के सब्जेक्ट है उनसे इनका कंपैरिजन हम यहाँ देखेंगे। फिर सोशियोलॉजी एज अ कॉमन सेंस, सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस के तौर पे क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। फिर हम यहाँ बात करते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट में कि सोशियोलॉजी एज अ साइंस। अब जब समय साइंटिफिक रिवोल्यूशन का पीरियड था, जब सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट के तौर पे आया, तो जिस समय ये एक सब्जेक्ट के तौर पे आया और साइंटिफिक रिवोल्यूशन था, तो क्या सोशियोलॉजी भी साइंस, क्योंकि सारे सब्जेक्ट तो साइंस बनना चाहते थे, तो सोशियोलॉजी भी उस दौड़ में शामिल था। तो सोशियोलॉजी क्या साइंस सब्जेक्ट है या एक सोशल साइंस है या दूसरा सब्जेक्ट है? तो सोशियोलॉजी क्या साइंस है? तो कुछ लोग कहते हैं सोशियोलॉजी भी एक साइंस है, क्योंकि साइंस के जो भी मेथड अप्लाई होते हैं, चाहे वो ऑब्जर्वेशन की बात हो, चाहे रिसर्च की बात हो, वो सभी सोशियोलॉजी में भी है, सब में इसमें भी लागू होते हैं। तो क्या सोशियोलॉजी साइंस है? कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई साइंस नहीं है, क्योंकि साइंस जो स्टडी करता है वो स्टडी करता है ऑब्जेक्ट की, और ऑब्जेक्ट की स्टडी साइंस करता है, यानी ऑब्जेक्ट बिहेव इन सिमिलर मैनर इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। जबकि सोशियोलॉजी किसकी स्टडी करता है? वो करता है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट बिहेव इन डिफरेंट मैनर इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस, तो ये साइंस नहीं हो सकता। तो ये इस पे एक डिबेट है इस यूनिट में। फिर उसमें कुछ थियोरेटिकल रिसर्च मैथडोलॉजीज के बारे में दी गई है, फिर कुछ इसी से रिलेटेड जो साइंटिफिक रिसर्च में पॉजिटिविज्म जिसे कहा जाता है, ये एक साइंटिफिक मेथड है, तो उसकी क्रिटिक्स, जैसे वहाँ कुछ लोगों ने साइंस के रूल्स रेगुलेशन को एज इट इज लाकर इसमें शामिल कर दिया, उसकी स्टडी है। फिर फैक्ट वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी, यानी फैक्ट्स की स्टडी जो भी होती है, अगर हम उसे वैल्यू न्यूट्रल होकर करें तो उसकी एक ऑब्जेक्टिव मीनिंग होगी। ऑब्जेक्टिव का मतलब यूनिवर्सल मीनिंग, यानी सब लोग उसकी मीनिंग वही माने, जैसे H2O मीन्स वाटर इन एनी सर्कमस्टेंस, कहीं भी मिले, तो एक यूनिवर्सल फिनोमेना है। तो अगर हमारा फैक्ट वैल्यू का मतलब हम फैक्ट जो भी स्टडी करते हैं, जैसे मैं आपको बात करूं कि आपकी लाइफ में व्हाट इज रॉन्ग एंड राइट, तो हमारा लाइफ में जो सही और गलत क्या होता है, जो बचपन से सोशलाइजेशन में हमको सिखाया गया रहता है कि दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट, उसी पैमाने पे हम आने वाली चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं। अगर उसमें लिखा रहता है कि हाँ ये मैं रॉन्ग वाले पलड़े में जा रहा है, कहेंगे रॉन्ग, नहीं तो राइट। लेकिन हम इसे प्री जुडाइज, मतलब इन सब चीज़ों को हटाकर किसी भी फैक्ट की स्टडी करें, इसे कहते हैं वैल्यू न्यूट्रल होगी, तो उसकी ऑब्जेक्टिव मीनिंग निकलेगी। तो ये उसका एक डिबेट है। पर नॉन पॉजिटिविस्ट कुछ मैथडोलॉजीज हैं, वो भी इसमें दी गई हैं, तो ये हमें इस 2 यूनिट्स में उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे अपने नेक्स्ट यूनिट, 3rd यूनिट में, यहाँ पर स्टडी करी गई है रिसर्च मैथड, यानी अब सोशल स्टडीज करने के लिए जो भी रिसर्च मैथड्स हैं, कौन कौन से अपनाए जाते हैं, वो मैथड्स को डिस्कशन इसमें किया गया है। जैसे मैथड्स क्वांटिटेटिव होनी चाहिए कि क्वालिटेटिव मैथड्स होने चाहिए, उसमें क्या डिफरेंस होना चाहिए, फिर डेटा कलेक्शन के मैथड्स क्या हो सकते हैं, सैम्पलिंग लेते हो क्या लेते हो, फिर कुछ ऐसे मैथड्स, वेरिएबल, सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी क्या है। तो ये मैथड्स हैं, कुछ MBA BBA में भी कुछ शॉर्ट मैथड्स ऐसे पढ़ते हैं, तो एक डेटा कलेक्शन के मैथड्स हैं कि कैसे ले सकते हैं हम, वो इसमें कुछ दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे बारी आती है 4th यूनिट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें कुछ 6 थिंकर हैं जिनके बारे में हमें पूछा जाता है, पहले 5 थे, बाद में इस मॉडर्न को ऐड किया गया। तो सोशोलॉजिकल थिंकर जो है, इसमें सबसे पहले है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की ये हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, मोड ऑफ प्रोडक्शन, एलिनेशन और क्लास स्ट्रगल। अब ये पोर्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है दोस्तों, कि ये पोर्शन में जो भी चीज़ें स्टैटिक हैं, जो भी कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया वही एज इट इज इसमें पूछी जानी है और घुमा फिरा के आती है। मैं बहुत काफ़ी एडवांस इसमें दूंगा आपको, और मेरा मोटिव यही है कि एक टेक्निकल वे में, एक साइंटिफिक वे में मैं आपको इसको देने की कोशिश करूंगा, ताकि कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लेते हो तो ईजिली इंटरप्रिटेट कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट है क्या है कि इस थिंकर के इस पोर्शन को कई अपने इस यूनिट्स में इनके कहे के बातों को यूज़ करना है। जैसे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को क्या आती, कहते हैं भाई हमको थिंकर्स के जो कोड हैं उनको हमें लिखना रहता है तभी हमें मार्क्स मिलते हैं। एक्चुअली वो नहीं होता, खासतौर से सेकंड पेपर में लोगों को दिक्कत आती है कि हमें मार्क्स इसमें अच्छे नहीं आए। तो उसके पीछे मोटिव क्या होता है, क्या प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों। जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपको, जैसे मान लो पंचायत फॉर एग्जाम्पल आप यूनिट पढ़ रहे हो, तो हर एक टॉपिक के डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं। अब सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो तो सोशल एस्पेक्ट ही करोगे ना। जैसे एग्जाम्पल, पंचायत का सोशल पर्सपेक्टिव क्या होगा कि जब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आया तो किस तरह से जो सबसे
ग्रास रूट लेवल के लोगों तक पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हुई और उससे सोशल क्या चेंजेस आए। फिर उसका अगर पॉलिटिकल एस्पेक्ट पॉलिटिकल साइंस में पढ़ोगे, कैसे 73rd 74th अमेंडमेंट को आर्टिकल 143 में कैसे लाया गया, तो क्या उसके कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट थे। फिर इसी तरह से पबैड में पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे, लिखोगे वहाँ पे कि हायरार्कियल क्या डिवीजन किस तरह से किया गया है। ज्योग्राफी में भी पंचायत पढ़ने हैं तो उसमें पढ़ोगे कि क्या डेमोग्राफिक कितने पॉपुलेशन में एक रिप्रेजेंटेटिव किया जाता है। इसी तरह हिस्टोरिकल पढ़ोगे, हिस्ट्री में उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किस देश में पहले आया, हमारे यहाँ उसकी कहानी क्या थी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। तो अगर हम सोशियोलॉजी में पॉलिटिकल यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट डालेंगे तो मार्क्स किधर से मिलेंगे दोस्तों। इसीलिए हमारा पर्सपेक्टिव जो है वो सोशल होना चाहिए। जो भी हम जनरल टॉपिक हम लिखेंगे तो आप मैजिकल डिफरेंस पाओगे मार्क्स में, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और ये जो थिंकर्स बोल रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट को ही आपको रखना है वहाँ पे। तो ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आसानी से अपने शब्दों में उसको लिखा जा सकता है। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का मार्क्स का लिखना है, यानी ही डिफाइन हिस्ट्री विद द मटेरियल एस्पेक्ट, मोड ऑफ प्रोडक्शन, एलिनेशन, अलगाव कैसे आती है, और क्लास स्ट्रगल के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत बड़े थिंकर है ये, तो इनके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। आज पूरा वर्ड भी इनके बाद 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, द फॉलोवर्स एंड अपोजर्स। ठीक, अभी हम बात करते हैं एमल दरखीम की। ये एक ऐसे थिंकर हैं जिन्होंने ये मान लिया था कि सोसाइटी जो है वो पूरी तरह से, पूरी सोसाइटी ही जो चाहती है वो करवाती है, इंसान का कोई बस नहीं है। जैसे उन्होंने सबसे पहले बताया कि इसका जो सब्जेक्ट मैटर होगा सोशियोलॉजी का, जैसे जब सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के तौर पे आया तो सबसे पहले ये डिफाइन करना जरूरी था कि इसका सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, वो किस चीज़ की स्टडी करेगा। इन्होंने बताया कि सोशियोलॉजी जो है वो स्टडी करेगा सोशल फैक्ट। क्या सोशल फैक्ट क्या होता है, जिसपे एक्सटीरियर, जिसपे 3 रूल्स अप्लाई हो। 3 रूल्स यानी एक्सटीरियोरिटी, एक्सटीरियर मतलब जो भी इंडिविजुअल नहीं, बाहर सोसाइटी डिसाइड करेगी, और जो जनरली सभी पे एप्लीकेबल होगा, जनरलिटी और कंस्ट्रेंट यानी कंपल होगा, उसको फॉलो करना ही है आपको। तो ये 3 रूल्स अप्लाई होंगे, उससे हम सोशल फैक्ट करेंगे और सोशियोलॉजी में उसकी स्टडी करेंगे। दोस्तों इन्होंने सुसाइड को भी कहा कि ये सोशल फैक्ट है। अब सुसाइड सोचिए कि इंसान नहीं करता, एक्सटीरियर सोसाइटी कराती है, वो जनरली सभी पे अप्लाई और करना पड़ता है। मतलब एक अलग ही इन्होंने ये साइकोलॉजी से हटके इसको बोला कि सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर है। फिर रिलीजन एंड सोसाइटी, इसको भी इन्होंने सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर ही बताया। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद हम बात करते हैं मैक्स वेबर की। तो मैक्स वेबर ने बोला कि सब्जेक्ट मैटर होगा सोशल एक्शन। अब सोशल एक्शन कौन से होंगे, क्या सारे एक्शन सोशल एक्शन होते हैं, नहीं, तो उनकी कंडीशन क्या है ये देखेंगे। फिर इन्होंने मैथडोलॉजी दिया, उससे पहला मैथडोलॉजी है आइडियल टाइपोलॉजिकल मैथड, यानी आइडियल का मतलब सेंस टू आइडिया, यानी आइडिया क्या सही क्या गलत, मतलब आइडिया की एक हायरार्की बनाओ और उसके बेस पे स्टडी करो। जैसे इन्होंने बताया था सोशल एक्शन मतलब कोई भी घटना इंपॉर्टेंट कैसे होती है, जब उसकी कॉज की स्टडी की जाती है, न कि उसके रिजल्ट की। तो कॉज इंपॉर्टेंट होता है। तो फिर इसी के बेस पे इन्होंने ब्यूरोक्रेसी, अथॉरिटी भी बताई, और फिर प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, यानी प्रोटेस्टेंट एथिक की वजह से जैसे कैपिटलिज्म इन्होंने बताया कि यूरोप में पहले आया, क्योंकि जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स थे वो बहुत क्लोज थे कैपिटलिज्म के, इसीलिए ज़्यादा उसके फॉलोअर्स ही कैपिटलिस्ट बने। अब इसी का एक स्टडी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी में से सभी एक एक साल गैप में पूछे ही जाते हैं। पर पार्सन्स ने जो सोशल सिस्टम से थ्योरी दिया था, ये पूरा सिस्टम सिद्धांत ही दे दिया कि किसको हम सोशल सिस्टम, सोशल एक्शन कहेंगे, फिर उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कौन बेसिक चीज़ें होते हैं और कौन कौन से डायलमास आते हैं कि इंसान अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। पूरा सिस्टम थियरी, सिद्धांत ही दिया है, उसी में पैटर्न वेरिएबल दिया था। तो एक इसको हम चार्ट से ही समझ लेंगे, बहुत ईजी है। फिर रॉबर्ट के मर्टन जो है ये लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन, ये बाद में ऐड किए गए थे, सॉरी मीड बाद में ऐड किए गए थे, ये थे मर्टन जो है उसमें लेटेंट। इन्होंने जब तक आए थे तो फंक्शनलिज्म जो है वो लगभग झुकाव की तरफ था, इन्होंने उसे स्टैब्लिश करने की कोशिश करी थी, री इस्टैब्लिश। तो इन्होंने लेटेंट फंक्शन बताया और मैनिफेस्ट यानी हिडन फंक्शन क्या है वो हम समझेंगे। फिर डेवियंस यानी विचलन स्वभाव क्या होता है, विचलन क्या होता है, और रेफरेंस ग्रुप के बारे में तो ये हम देखेंगे इसमें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब ये थिंकर्स के सारे पोर्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, हम बहुत आसानी से कर सकेंगे। मीड का आई एंड मी थियरी था, सेल्फ एंड आइडेंटिटी। तो ये एक साइकोलॉजिकल थिंकर थे, इन्होंने समझाने की कोशिश की जैसे कैसे इंसान के अंदर आई से मी का डेवलपमेंट होता है। मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों, और मैं आपको बता रहा हूँ कि सोशियोलॉजी में आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकोगे, ये मेरा वादा है।
आइए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। इसमें जो फिफ्थ यूनिट है वो है स्ट्रैटिफिकेशन एंड मोबिलिटी। अब स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है? स्ट्रैटिफिकेशन मींस स्ट्राटा, यानी जैसे सोसाइटी सियाल, साइमा और निफे में बटी होती है, जैसे पृथ्वी जो अर्थ से लिया गया है, जैसे सियाल, साइमा, निफे में बटी होती है, वैसे ही हमारी सोसाइटी जो है वो अलग अलग स्ट्रक्चर में बटी हुई। जैसे मैंने आपको बताया सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है। सोशल स्ट्रक्चर का मतलब से क्लास सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है, सोसाइटी की हायरार्की किस टाइप में बटी हुई है। तो कौन कौन से इसमें वो है, स्ट्रैटिफिकेशन में पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट कौन से, इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, हायरार्की, एक्सक्लूजन, पॉवर्टी एंड डेप्रिवेशन क्या होता है, ये सारे डिटेल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। फिर उससे रिलेटेड कुछ थियरीज भी पढ़ेंगे। इसमें खासतौर से ये बहुत इंपॉर्टेंट डेविस एंड मूर की थियरी, फंक्शनल थियरी है। पार्सन्स और डेविस एंड मूर की ये थियरीज पढ़ेंगे, तो डेविस एंड मूर की अक्सर पूछी जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर मार्क्सवेल एंड वेबरियन थियरीज है, लेकिन इसमें ये थियरी जो है डेविस एंड मूर की अक्सर एक साल के गैप में पूछी जाती है, गेस कर सकते हैं। फिर इसी तरह डायमेंशन स्ट्रैटिफिकेशन के क्या क्या होंगे। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, क्लास सिस्टम क्या होता है, स्टेटस ग्रुप क्या है, जेंडर, एथनिसिटी और रेस, ये क्या क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट। फिर सोशल मोबिलिटी, अगर आप स्ट्रक्चर में है तो किस तरह से मोबिलाइज होने की सुविधा, अगर है तो ओपन है, नहीं है तो क्लोज है। फिर टाइप ऑफ मोबिलिटी कौन कौन सी और कौन से सोर्स है, उसके कॉज क्या क्या मोबिलाइजेशन के हो सकते हैं, आप अपनी स्थिति से अपर स्थिति या लोअर स्थिति में कैसे जा सकते हैं, ये वो है। ठीक है दोस्तों। अब इसके आगे एक छोटा सा टॉपिक है वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ। ये सब जनरल टॉपिक है, लेकिन आप सोशल पर्सपेक्टिव से ही इसको लिखना है। तो यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा स्लैब सोसाइटी आपने पढ़ा है, ये मार्क्स के कॉन्सेप्ट में भी आप उठाकर इसमें दे सकते हो कि मार्क्स ने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी दे रखा है, तो उसको थोड़ा घुमा फिरा के आपको यहाँ लिखना है। फिर इंडस्ट्रियल और कैपिटलिज्म, ये थ्री कॉन्सेप्ट जो है ये तो मार्क्स ने ही डिटेल में दिया हुआ है, तो उनके और कुछ दूसरे कॉन्सेप्ट लिख के आपको घुमा के आंसर करने हैं। मैं आपको बहुत टेक्निकल तरीके से कैसे कम मेहनत से मैक्सिमम मार्क्स ले सको ये मैं बताऊंगा। फिर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से होते हैं, ये उसके यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है कि उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फिर इस तरह लेबर एंड सोसाइटी, ये भी अक्सर पूछा जाता है। लेबर एंड सोसाइटी में दरखीम ने भी दिया है, तो उसको भी घुमा के आप यहाँ पर डाल कर सकते हैं। फिर मार्क्स के पर्सपेक्टिव को डाल सकते हैं, तो कैसे इजीली आप कर सकते हो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। छोटा सा एक यूनिट है। फिर पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी में थोड़ा सा पॉलिटी के बारे में है, तो इसमें भी सोशोलॉजिकल थियरीज जो है उससे जुड़ी हुई है। पॉलिटिक्स में जैसे कौन कौन सी थियरीज हैं वो हम यहाँ पर देख लेंगे, परेटो, मुस्का, इन सब के। और फिर इसी तरह पावर एलीट है, ब्यूरोक्रेसी क्या है, प्रेशर ग्रुप, थोड़ा सा पॉलिटिक्स से रिलेटेड। फिर एक जनरल सोशल टॉपिक में नेशन स्टेट क्या है, सिटीजनशिप कब आया, कहाँ से आया, अब यही सब हम सेकंड पेपर पढ़ेंगे, लेकिन वो इंडियन कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। सिविल सोसाइटी, आइडियोलॉजी, फिर प्रोटेस्ट कौन टाइप क्या होते हैं, एजिटेशन, सोशल मूवमेंट, कलेक्टिव एक्शन एंड रिवोल्यूशन। अब ये सारे टॉपिक हम सेम सेकंड पेपर पढ़ेंगे, लेकिन उसमें इंडिया में कौन कौन से मूवमेंट या प्रोटेस्ट हुए वो देखेंगे। यहाँ पर ये क्या होता है वो हम देखेंगे कॉन्सेप्ट उसका। जैसे कि बताया था फर्स्ट यूनिट है, वो उन्हीं कॉन्सेप्ट को समझना है हमने। अब यहाँ पर रिलीजन एंड सोसाइटी, अब इसके कॉन्सेप्ट क्या है कि रिलीजन होता क्या है, तो पूरे वर्ल्ड में से एनिमिज्म, आत्मावाद, कुछ लोग स्पिरिट को मानते हैं। फिर किस तरह से मोनोइज्म, एक ईश्वर, और प्लोरिज्म, बहुदेववाद। तो प्लोरिज्म और मोनोइज्म क्या है, ये ऑर्गेनाइज है मोनोइज्म, प्लोरिज्म कौन सा है, सेक्ट और कल्ट में क्या डिफरेंस, ये भी अक्सर पूछा जाता है दोस्तों। फिर इसी तरह से रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी, अब इसमें रिलीजन और साइंस में क्या डिफरेंस है डिस्कस करेंगे, इंटरेस्टिंग है। सेकुलराइजेशन क्या है, अब यहाँ सेकुलराइजेशन का एक हम ह्यूज कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जैसे पॉलिटी में भी आपने सेकुलराइजेशन पढ़ा है, तो सेकुलर मीनिंग वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में अलग उन्होंने मानी है, हमने इंडियन कॉन्सेप्ट में अलग मानी है। ठीक, सर्वधर्म संभाव। फिर इसी तरह से, लेकिन इसका जो ब्रॉड मीनिंग क्या है कि किसी भी एस्पेक्ट में, यानी सोशल पर्सपेक्टिव, कि किसी भी एस्पेक्ट में धर्म को शामिल नहीं करना है, सेकुलराइजेशन वो पढ़ेंगे। फिर इसी तरह से रिलीजियस रिवाइवलिज्म और फंडामेंटलिज्म, यानी धार्मिक जो चीज़ें होती हैं धर्म की, वो एक्सपीरियंस्ड है, वो एम्पेरिकल है, मतलब अनुभव आधारित है, वो गलत नहीं हो सकती, उसको फॉलो करो। फंडामेंटलिज्म अगर हट गए तो फिर से वापस आओ, रिवाइवलिज्म है, तो उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसी तरह 9th-10th यूनिट मैंने कहा था कि 4th एंड 9th-10th यूनिट कर लोगे तो ऐसे बहुत सारा सेक्शन कवर हो जाता है फर्स्ट पेपर में, और आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाते हैं। अब सिस्टम एंड किनशिप, नातेदारियाँ टाइप क्या होते हैं, फैमिली के तरीके, हाउस होल्ड मैरिज क्या होता है, इसी तरह टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ फैमिली के टाइप्स, किन किन तरह की फैमिली होती है। फिर लीनियज यानी वंशागत उनका जो होता है, पैट्रियार्की होता है या पैट्रीलोकल होता है, पैट्रीलिनियल होता है, ये किस टाइप के होते हैं, और उसमें सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का पैट्रियार्की से क्या फर्क पड़ता है। एक ऐसे और जो
काफ़ी इफेक्टिव है। और आपको सोशियोलॉजी का यही खासियत है कि आपको ऐसे के लिए अलग मेहनत नहीं करेंगे और जीएस का बहुत बड़ा सेक्शन इससे कवर हो जाएगा मेंस का। फिर कंटेम्प्रेरी ट्रेंड में क्या चेंजेस हैं वो भी देखना है। अब यहाँ लास्ट यूनिट है सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी। अब सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी का मतलब क्या है कि सोसाइटी में सोशल चेंज है। सबसे पहले तो समझेंगे कि सोशल चेंज होता क्या है, किन चीज़ों को हम कहेंगे सोशल चेंजेस हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ थियरी है। जैसे पार्सन्स की यहाँ पर एक थियरी है जो अक्सर 1 साल और 1 साल के गैप में पूछा ही जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसानी से किया जा सकता है उनके कॉन्सेप्ट। फिर इसी तरह से ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी। कुछ लोग कहते हैं कि भाई डिपेंडेंसी डेवलपमेंट है, जो उसके लिए अपने इकोनॉमी को ओपन कर देना चाहिए। कुछ कहते हैं क्लोज है, चाइना कहता है नहीं पूरा डेवलप होकर ओपन करो। तो क्या है उस पर एक डिबेट है जो ऐसे में बहुत पे करेगा आपको दोस्तों। कुछ अब ऐसे की क्लास जैसे होती है, अब कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसे की क्लास चलाई जाती है, को लगता है कि भाई ऐसे जो है वो एक ऐसा टॉपिक है कि 10 दिन में हो सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। हम जब जीएस में सभी कॉन्सेप्ट पढ़ ही रहे हैं, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, एनवायरमेंटल, तो किसी भी टॉपिक के डिफरेंट एस्पेक्ट को एलिबरेट करना ही ऐसे है, तो आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रिपरेशन अलग से हो जाता है। एजेंट ऑफ सोशल चेंज, किन किन वजह से सोशल चेंज होता है। से एजुकेशन और सोशल चेंज क्या क्या रिस्पॉन्सिबल, एजुकेशन कैसे सामाजिक परिवर्तन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कुछ एजेंट्स। तो ये हमारा 10 यूनिट जो है बेसिकली फर्स्ट पेपर इसमें कवर होता है। इसमें फोर्थ यूनिट और 9-10 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 9-10 तो रिपीटेडली हर साल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फोर्थ यूनिट में हर एक यूनिट से आएगा, लेकिन जो भी कॉन्सेप्ट है 1 साल छोड़ के 1 साल रिपीट होते ही है। तो आराम से गेस किया जा सकता है और इस पेपर में अच्छे मार्क्स लिए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात करेंगे सेकेंड पेपर। अब सेकेंड पेपर जो है वो इंडियन सोसाइटी का पार्ट है, स्ट्रक्चर एंड चेंज। अब इंडियन सोसाइटी फर्स्ट पेपर जो है वो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट पढ़ा आपने। अब इंडियन सोसाइटी, अब इंडिया में तो सोशियोलॉजी आया भी लेट से, क्योंकि 1930 में फर्स्ट टाइम जो है ब्रिटिशर्स ने सोशल स्ट्रक्चर की स्टडी इसलिए करी कि किसको कितना टैक्स लगाना है, और 47 के बाद से थोड़ा बहुत डेवलपमेंट यहाँ पे दिखाई देता है। तो इसमें कुछ इंडियन पर्सपेक्टिव हैं, कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं। जैसे कि इंडोलॉजी इनका कॉन्सेप्ट है। ये कहते हैं भाई एपिक्स हैं, उनमें अंदर सोसाइटी के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन है, उसी को फॉलो करो, ये घूरी कहते हैं। फिर ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो है यमन श्रीनिवास जी का कॉन्सेप्ट है। अब सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि जैसे क्लास सिस्टम, कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम है, उसका फंक्शनल का मतलब होता है कि ये फंक्शनल पर्सपेक्टिव क्या कहता है, पर्सपेक्टिव मतलब वे ऑफ स्टडी, किस हिसाब से हम स्टडी करते हैं। अब ये क्या कहता है कि जो भी सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो फंक्शनल यानी कोऑपरेटिव मीन होता है, यानी सोसाइटी में जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो उनकी ज़रूरत है और वो कोऑपरेटिव रोल प्ले करती है, इसीलिए सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं। तो सोसाइटी के स्ट्रक्चर का फंक्शनल पर्सपेक्टिव से स्टडी करते हैं एमएन श्रीनिवास। क्या होगा अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। फिर मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी AR देसाई, ये मार्क्स के कन्फ्लिक्टिविज्म को यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो इसको भी डिटेल में देखेंगे, बहुत इजी, आसानी से समझ पाएंगे आप इन सभी को। फिर मैं आपको तरीके बताऊंगा किस तरह से कम मेहनत से भी अच्छे मार्क्स उठाए जा सकते हैं। मेरा मोटिव कभी ये नहीं कि इसको बहुत बड़ा सब्जेक्ट, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इतना छोटा और इतनी आसानी से इस पर कंट्रोल किया जा सकता है, और अपना सारा एफर्ट आप जीएस में लगाओ और जीएस में आप जो मैक्सिमम खींच सकते हो, इसमें मैं वादा करता हूँ आपने अच्छे से किया तो आप 350 तो पहुंच ही सकते हो आराम से, अगर अच्छी मेहनत तो थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से इसकी स्टडी कर ली तो बस। फिर इसमें यहाँ पर अब शुरू हो जाता है जो जीएस में पढ़ना ही है, इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल ब्रिटिश रूल का इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे क्या है वो पढ़ना है। अब सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म की शुरुआत कब होती है हमारे यहाँ, अभी ये इस पे तो जीएस में भी क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं, इसको पढ़ोगे तो और अच्छे से लिख सकते हो। नेशनलिज्म 1885 में जब पहली बार हम कहेंगे जब कांग्रेस का गठन हुआ, 1905 में किस तरह से जब बंगाल का डिवीज़न हुआ तो किस तरह से डिवाइड हुआ, और फिर किस तरह 15 में नेशनलिज्म को एक तरह से बांधने की कोशिश करी है गांधी जी ने, और फिर किस तरह से आज़ादी के बाद से फिर नक्सलिज्म जो है रीजनलिज्म की तरफ ब्रेक हुआ है। तो एक बैकग्राउंड थोड़ा सा इसका हमें देखना है। फिर मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। ऑफ इंडियन ट्रेडिशन का मतलब ये होता है कि जो हम विच वी आर फॉलोइंग फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, कब से शुरू हुआ हमें नहीं मालूम। तो मॉडर्नाइजेशन मतलब कभी भी पुरानी चीज़ों से, ट्रेडिशन से हटके जो नया चीज़ करते हैं वो मॉडर्नाइजेशन है। तो इंडियन ट्रेडिशन क्या है कि हम पुरानी मॉडर्नाइजेशन को भी, या जो वेस्टर्न कल्चर है उसको भी हम अपने तरीके से घुमा के एडजस्ट कर लेते हैं। तो वो क्या है,
वो हम देखेंगे। फिर इंडिया में प्रोटेस्ट और मूवमेंट कौन कौन से हुए कॉलोनियल पीरियड में, ये तो हिस्ट्री में पढ़ा ही है, अब इसका सोशल पर्सपेक्टिव से हम यहाँ देखेंगे। इसी तरह से सोशल रिफॉर्म कौन कौन से हुए हैं ये हम यहाँ, चाहे वो राजा राम मोहन राय हैं या उसके बाद जो भी हैं, हम देखने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर आती है सोशल स्ट्रक्चर। अब सोशल स्ट्रक्चर में इंडिया जो है गांव का देश है, तो कहाँ कहीं अछूता नहीं, तो सोशियोलॉजी में पढ़ना ही है। तो इंडियन विलेज के कौन कौन सी स्टडीज हैं, उनके कॉन्सेप्ट कौन कौन से अलग तरीके से कहा है, जैसे ऑस्कर लेविस ने जजमानी सिस्टम का एक एक पार्ट की स्टडी करी है, हम श्रीनिवास कहते हैं नहीं, इसको पूरे विलेज को ही कॉन्सेप्ट मान करके और डिफ्यूजन परस्पेक्टिव से कि एक जो इंसान है वो दूसरे गांव में भी जाता है तो कल्चर इस तरह से फैलता है, तो उस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के करना चाहिए। तो वही सारे कॉन्सेप्ट जो है हम यहाँ देखेंगे। उसमें टेन्यूअर सिस्टम जो था हमारे यहाँ, पर लैंड रिफॉर्म में जमींदारी सिस्टम, ये सब जो थे कम्युनिटी जो प्रोग्राम थे, ये सभी हम यहाँ देखेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर हम देखेंगे जो फर्स्ट पेपर में पढ़ा कास्ट सिस्टम क्या है, अब इंडिया में कास्ट सिस्टम कैसा था, कहाँ से कब शुरू हुआ, उनके कॉन्सेप्ट जीएस घूरिये, श्रीनिवास और ल्यूड्यूमो एंड्रे बेते के कॉन्सेप्ट हैं। कास्ट सिस्टम की शुरुआत कैसे हुई, किस तरह से माना जाता है, क्या बेस है और उसके फीचर्स क्या है, और अनटचेबिलिटी का सोशल परस्पेक्टिव हमें यहाँ पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं। तो ये हमें लिखना है। यही गलती है कि अब अनटचेबिलिटी को आप आर्टिकल 70 से जोड़ करके डिफाइन कर दोगे और सिर्फ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव दोगे तो मार्क्स सोशियोलॉजी में नहीं आएंगे दोस्तों, इसीलिए लोगों के मार्क्स नहीं उठते हैं। तरीका बताऊंगा, उन सारे टॉपिक को अलग अलग करेंगे, आप देखोगे मैजिकल मार्क्स कैसे चेंज होते हैं, कैसे आपको मैजिकल मार्क्स मिलते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ बात करें हम ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ इंडिया। अब कम्युनिटी ऑफ इंडिया, ट्राइब से एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है, एक ज्योग्राफिकल रीजन से जोड़ के इसको देखा जा सकता है भारत में, और उसके डेफिनेशन का प्रॉब्लम, कहीं भी डेफिनेशन नहीं दी गई है, तो ट्राइब्स जो है प्रेसिडेंट जो डिफाइन करते हैं तो क्या क्या है, कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, कॉलोनियल पीरियड में उनसे क्या प्रॉब्लम्स इनको झेलनी पड़ी, जब इंटरफियर जो ब्रिटिशर्स का इनके एरिया में भी होने लगा यानी जंगलों में, और इससे इंटीग्रेशन या ऑटोनॉमी छोड़ा जाए उससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो हम देखेंगे डिटेल में यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब सोशल क्लासेस इन इंडिया। अब यहाँ पर इंडियन क्लासेस, एग्रेरियन क्लास सिस्टम। अब क्लास जो है एक स्पेसिफिक है, ये इकोनॉमिकल बेस पे डिफाइन किया जाता है। कास्ट सिस्टम जो है वो लाइफ स्टाइल है, क्लास सिस्टम इकोनॉमिकल। तो एग्रेरियन क्लास यानी इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर कैसे, उसमें भी अपर मिडिल लोअर में भी एग्रेरियन क्लास बटा हुआ था, क्या इंडस्ट्री में क्या डिवीजन था, और मिडिल क्लास का इमरजेंस भारत में कब माना जाता है इंडिया में, ये हम देखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ बात आ जाती है किनशिप की। अब किनशिप हमने फर्स्ट पेपर में भी देखा था। अब यहाँ लीनियज इंडिया में डेसन्स क्या क्या फॉलो होते हैं, कौन कौन से कस्टम सिस्टम है, क्या क्या साउथ में अलग, नॉर्थ में अलग, कहाँ कहाँ कैसा फॉलो किया जाता है। फिर फैमिली एंड मैरिज कौन कौन से इंडिया में है, और हाउस होल्ड डायमेंशन इन इंडिया। इसी तरह से पैट्रियार्की, एंटाइटलमेंट एंड सेक्सुअल लेवल ऑफ डिवीजन, ये सब कॉन्सेप्ट से 3 से 4 या 2-3 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। 2 क्वेश्चन तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। बहुत सेलेक्टिव चूजी होकर भी इसमें कर सकते हैं आप और गेस कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरह रिलीजन एंड सोसाइटी में इंडिया में कौन कौन से रिलीजियस ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, और उनसे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं अप्लाई, ये सब आपको जीएस में बहुत पे करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और हर एक पेपर में बहुत बेनिफिट होने वाला है इसका आपको। अब देखिए सोशल चेंज इन इंडिया, ये विजन ऑफ सोशल चेंज, भारत में सोशल चेंज कब से कैसे हुआ, और इंडिया में कॉन्सेप्ट जो है इंडियन में डेवलपमेंट सोशल चेंज है, और प्लानिंग जो मिक्स इकोनॉमी क्या आई, कैसे आया, यहाँ इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव सोशल थोड़ा सा है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की वजह से कैसे सोशल चेंज है, यानी सोशियो कॉन्स्टिट्यूशनल सोशियो पॉलिटिकल यहाँ पे इश्यूज कुछ हैं, फिर एजुकेशन और सोशल चेंज के ऊपर इसमें लिखना है इंडिया के पर्सपेक्टिव में। ठीक है दोस्तों, सेम टॉपिक फर्स्ट पेपर में करा, पर्सपेक्टिव यूनिवर्सल था, अब यहाँ इंडियन है। फिर रूरल एग्रेनियन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसमें जो भी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इंडिया में चला गया, कोऑपरेटिव पॉवर्टी जो भी, उसका एक स्मॉल इंट्रोडक्शन है, और सोशल उसका इम्पैक्ट क्या है वो देना है आपको। फिर ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से क्या सोशल चेंजेस है। अब यहाँ ग्रीन रिवोल्यूशन आप ये नहीं कि इकोनॉमिकल प्रोस्पेरिटी डिफाइन करोगे, उससे इतना ग्रेन्स हुआ, इतना ये हुआ, यहाँ लिखना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन से आने से सोसाइटी में क्या चेंजेस हुए हैं वो डालना है आपको, तो मार्क्स मिलेगा। अब आप डालने लगो ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमने HYV सीड लाया, ये लाया, तो यहाँ मार्क्स नहीं उठेंगे, बस यही स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं। फिर यहाँ पे चेंजिंग मोड ऑफ प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर इंडिया, क्या क्या परिवर्तन हुआ, उसके वजह सोसाइटी चेंजेस क्या है। फिर प्रोग्राम्स और रूरल इम्पैक्ट, बॉन्डेज लेबर, माइग्रेशन, ये सारे सोशल पर्सपेक्टिव हैं, और जीएस में आपको बहुत भर भर के पे करेगा दोस्तों। फिर
देखते हैं आगे। अब ये है इंडस्ट्रियल एंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया। अब इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री इन इंडिया, ग्रोथ एंड अर्बन सेटलमेंट इन इंडिया, वर्किंग क्लास स्ट्रक्चर, ग्रोथ क्लास मोबिलाइजेशन, चाइल्ड लेबर, इनफॉर्मल सेक्टर, स्लम्स, ये सब इंडियन पर्सपेक्टिव में अब आपको पढ़ना है, जो बहुत पे करने वाला है आपको जीएस। मैंने कहा ना दोस्तों, ये आपको जीएस में उसी तरह से इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और एक आपको एस से तो मिल ही जाएगा इन सबसे। फिर पॉलिटिक्स इंडियन पर्सपेक्टिव, ये सारे टॉपिक्स आपने फर्स्ट पेपर पढ़े। एक यूनिवर्सल टॉपिक, अब इंडियन सिटीजनशिप, डेमोक्रेसी कहाँ से कब कैसे शुरुआत हुई, क्या है सोशल इम्पैक्ट उसका, पॉलिटिकल एलिट्स कौन कौन से हैं, फिर रिलीजियस डिसेंट्रलाइजेशन और सेकुलराइजेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव, सोशल, ये आपको यहाँ पर देना है। ठीक। उसके बाद सोशल मूवमेंट इन इंडिया, भारत में जो भी मूवमेंट हुए, चाहे वो पीजेंट मूवमेंट कौन कौन से थे, फिर वुमेन्स मूवमेंट्स, द ओबीसी, दलित मूवमेंट, एनवायरमेंटल मूवमेंट, ये जो भी मूवमेंट है वो सब अपने जीएस में पढ़ा ही है। थोड़ा सोशल उसमें डाल के पर्सपेक्टिव चेंज करके हम यहाँ पर लिखेंगे, मार्क्स अच्छे मिलेंगे। फिर आइडेंटिटी मूवमेंट, फिर इसी तरह से पॉपुलेशन डायनामिक, थोड़ा सा ज्योग्राफी बट सोशल, जो सोशल जियो। फिर पॉपुलेशन साइज, ग्रोथ, इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ कैसे है, फिर उसके बर्थ, डेथ, माइग्रेशन, पॉपुलेशन पॉलिसी, सारे इंडियन पर्सपेक्टिव, एजिंग से सेक्स रिलेशन, ये सब भी जीएस के पर्सपेक्टिव हैं, आपको पढ़ने ही हैं, आप सोशियोलॉजी पढ़ो या नहीं। ठीक है। फिर उसके बाद सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर डेवलपमेंट, डिस्प्लेसमेंट, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, सस्टेनेबिलिटी के जो इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स जो भी हैं, फिर जो है पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, इनइक्वालिटी, वायलेंस अगेंस्ट वुमन, कास्ट कन्फ्लिक्ट, सोशल प्रॉब्लम इंडिया, यानी एथिक कन्फ्लिक्ट, कम्युनलिज्म, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको पढ़नी ही है जीएस में। तो ये जीएस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं आपसे कह रहा हूँ दोस्तों, आप बस बने रहिए, फिर आप देखिए आप मार्क्स किस तरह से गेन कर सकते हैं, और इसके सारे टॉपिक्स को किस तरह से आसानी से आप कवर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा रॉयल आईएएस एकेडमी का वीडियो, और मैं रॉयल आईएएस एकेडमी से बोल रहा हूँ। तो थैंक्स दोस्तों, हमारे रजिस्ट्रेशन जो फिलहाल स्टार्ट हो चुके हैं। आप सभी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं 9833749333 पे, या हमारे बारे में डिटेल जानना है तो आप royalice.com वेबसाइट पे जा सकते हैं, या royalice1@gmail.com पे हमें मेल भी कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके साथ ही हमारा ये अंक खत्म होता है। इसमें एक शॉर्ट आपको सिलेबस का एक्सप्लेनेशन दिया था। आने वाले वीडियो में हम इसके सारे टॉपिक को एक एक करके कवर करेंगे, ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स अर्न कर सकें। और ये मार्क्स इतने इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि जितनी मेहनत आप जीएस में करते हैं सभी स्टूडेंट, और उसके बावजूद जो टॉपर के मार्क्स देखो, या वहाँ 40 से 45 लाया तो बहुत हो गया, और आसानी से इसमें 500 से 350 ला करके आप आईपीएस है तो आईएएस पा सकते हो, या बाहर भी हो सकते हो। तो ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस पर्सपेक्टिव से, ऑप्शनल। तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए, और अच्छे से का मतलब घबराइए नहीं, टेक्निकल तरीके से करिए, देखिए कितने अच्छे मार्क्स आते हैं, आप खुद ही समझ जाओगे। कोई भी चीज़ मुश्किल और आसान नहीं होती दोस्तों, सिर्फ तरीका, मेथड जो है वही आपको टॉपर बनाता है, वही आपको लूज कराता है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स।